नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। में हमने सुना था कि धनंजय मारवा ने यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी जिसमें वो अपने बेटे हंसराज मारवा और अंजलि के रिश्ते को अनाउंस करना चाहता था और उसने यहाँ पर ये रिश्ता अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन वहाँ पर पार्टी में करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया ये दोनों भी अपने पापा के साथ वहाँ पर आए हुए थे, इसलिए उस अनाउंसमेंट को सुनकर अब राजीव गुलेरिया सीधे ही कहता है, लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। अरे इस लड़की का टेस्ट तो देखो, सच में कितना खराब टेस्ट है इसका। ये बात सुनते ही अब करण उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन अब राजीव उससे कहता है कि इस लड़की के साथ जो लड़का आ रहा था, क्या वो कौन है, क्या तुम जानते हो? तभी करण कहता है, हाँ वो धनंजय पीरामल है। राजीव अब कहता है, तुम उसे कैसे जानते हो? तब करण कहता है कि पेरिस में कई बार पापा के साथ जब मैं जाता था तो मेरी इससे मुलाकात हुई है, इसलिए मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी पीछे से उसे अब धनंजय की ही आवाज आती है। अब जय धनंजय को वहाँ पर देखकर अब करण राजीव और धनंजय दोनों को ही एक दूसरे से मिलवाता है और वो धनंजय पीरामल को कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है राजीव गुलेरिया। और दूसरी तरफ अब वो राजीव को धनंजय को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि फ्रांस की रानी उनके बड़े भाई हैं। अब इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब धनंजय कहता है करण से, वैसे क्या बात हो रही थी अभी? अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, कुछ नहीं, हम तो बस कपल की ही तारीफ कर रहे थे। करण ने जब राजीव के मुंह से ये सब सुना तो ये सुनते ही करण अब उसे हैरानी से देखता है कि ये राजीव सच में खुद तो मरेगा ही और मरवाएगा मुझे भी, क्या ये चुप नहीं रह सकता? कि तभी अब करण धनंजय से कहता है, क्या आज तुम फ्री हो? ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनते ही अब राजीव फिर से कहता है कि आज एक कार रेसिंग कंपटीशन होने वाला है और इसके होने वाले फादर इन लॉ ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये हम सभी को लेकर जाना चाहता है। ये सुनते ही अब धनंजय कहता है, ओके, बस थोड़ी देर में पार्टी में रहते हैं और फिर हम सभी वहां पर मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी ये कंपटीशन देखना है जहां पर ये रेसिंग होगी। धनंजय की ये बात सुनकर अब करण कहता है, ओके, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक पास का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो उसके लिए तुम्हें एक पास चाहिए होगा, बिना उसके शायद तुम्हारी एंट्री नहीं हो पाएगी। वहां अब तक सारे ही गेस्ट खाना खा रहे थे तो तभी सुहासिनी मारवा अब आयशा से कहती है, बेटा अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। अब सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब आयशा भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब तक पार्टी भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही रही थी, तो वहीं करण और राजीव वो भी दोनों अब वहां से बाहर आ जाते हैं। तो अब करण गुलेरिया धनंजय को याद दिलाते हुए कहता है, धनंजय मैं वेट करूंगा तुम्हारा, हाँ जल्दी आना, देख भूल मत जाना, क्योंकि मैंने सारा ही इंतजाम कर लिया है। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो फिर अपने रूम में जाने लगता है। तो उसे हंसराज की अब आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी भी पंकज मारवा से कह रहा था कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। इस बात पर अब वहां पर वरुण मारवा भी कहते हैं कि रुको धनंजय भाई से भी एक बार पूछ लेते हैं। फिर वो धनंजय से कहता है, भाई क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हो। इस बात पर अब धनंजय कहता है, अरे नहीं, मेरा तो प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स हो गया है, यू गाइज आर कैरी ऑन, क्योंकि तुम लोग जाओ, मैंने किसी और से कह दिया है यहाँ से जाने के लिए। ये कहते हुए ही अब धनंजय अपने रूम में की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो अब जब वो अपने रूम के टेरेस पर खड़ा था तो तभी उसकी नज़र अब एक शख्स पर जाती है, जो कि बॉडी लैंग्वेज से तो लड़की थी और उसे ब्लैक कलर की लेगी और ब्लैक कुर्ती पहनी हुई थी।
और उसका फेस धनंजय को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अब उसके फ़ोन पर एक रिंग बजती है। जैसे ही उसके फ़ोन पर रिंग बुझी तो अब वो अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल कर देखता है तो ये किसी और का फ़ोन नहीं बल्कि ये करण का ही फ़ोन उसे बार बार आ रहा था। धनंजय ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो सामने से कब करण ने कहा, हम यहाँ से निकल गए हैं, तुम भी जल्दी से निकल जाओ, हम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ध्यान रहे तुम लेट बिल्कुल भी मत होना, इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी बस निकलता ही हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय अपने फ़ोन को फिर से डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर अब वो अपने रूम से निकलकर जल्दी ही उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वहाँ पर रानी साहिबा के रहने का इंतजाम किया गया था। वो उस रूम में पहुंचने कुछ देर की वॉकिंग के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है और अब उस रूम में पहुंचने के बाद धनंजय अब अपनी बहन से के रूम को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो धनंजय ने कहा, क्या तुम्हें कार रेसिंग देखना पसंद करोगी? अपने भाई की ये बात सुनकर अब रेवती पीरामल कहती है कि जरूर भाई, मैं जरूर पसंद करूंगी और वैसे भी हमें बहुत कम वक्त मिलता है ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम बस अभी तैयार होकर आते हैं और फिर हम आपके साथ ही चलते हैं, क्योंकि इस बहाने हम भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये सुनते ही अब धनंजय भी हमें अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अभी रानी साहिबा कुछ ही देर में अब वहाँ पर पूरी तरह से रेडी होकर अब वो भी आ जाती है, क्योंकि उसने अपने कहे अनुसार जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो जल्दी से फिर से रेडी हो गई थी। और फिर ये दोनों ही भाई बहन अब मारवा हाउस से बाहर निकल कर आ जाते हैं। मारवा हाउस से बाहर निकलने के बाद अब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर धनंजय पीरामल गाड़ी को करण की बताई हुई लोकेशन की तरफ घुमा लेता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव खुद धनंजय ही कर रहा था। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद अब धनंजय उस जगह पर पहुंच जाता है जो उसे करण ने बताई थी और अब वो अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क करने लगता है। अपनी सीट बेल्ट को निकालने के बाद अब धनंजय रेवती से कहता है, चलो अब बाहर निकलो। और हाँ, फिर वो दोनों ही अब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अब वे दोनों जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में एंट्रेंस के पास वो दोनों अब तक पहुंच चुके थे और जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि करण पहले से ही उनका वहां पर वेट कर रहा था। करण को वहां पर धनंजय का वेट करते हुए देखकर अब धनंजय ही उससे कहता है, तुमने पार्टी में तो इसे देखा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर धनंजय ये इशारा अपनी बहन रेवती की तरफ कर कर कहता है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण ने भी कहा, हाँ यार, इनफैक्ट मैं तो इन्हें पहचान भी गया हूँ। ये तेरी बहन ही है ना, रेवती पीरामल, जो कि अभी फ्रांस की नई रानी भी बनी है। करण की ये बात सुनकर अब रानी साहिबा भी अब उसे एक इम्प्रेसिव लुक देती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि करण ने सही गेस किया था। और फिर वो तीनों ही अभी साथ में ही स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर स्टेडियम पूरा ही ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था। वो ऑडियंस के बीच में जाने के बाद अब धनंजय पीरामल ने करण से कहा कि चलो यार, यहीं पर ही बैठते हैं और वैसे भी कुछ ही देर में तो कार रेसिंग शुरू होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ है, इसलिए मुझे तो यही जगह ही ठीक लग रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब धनंजय ये सब कह देता है। अब धनंजय जब उसे ये सब कह रहा था तब उसकी नजर अब फिर से राजीव गुलेरिया पर जाती है, इसलिए धनंजय फिर करण गुलेरिया से कहता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा ये भाई राजीव फोन पर किससे इतनी बातें कर रहा है? क्योंकि हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ वो किसी से बातें ही कर रहा है। यार, इतनी लंबी बातें कौन करता है? और आखिर क्या ही बातें कर रहा होगा? मेरा तो बस ये सोच के ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो इतनी देर फोन पर बात कर भी नहीं सकता। धनंजय ने ये एक मजाक के वे में कह दिया था, लेकिन धनंजय की ये बात सुनकर अब करण भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो जिससे बात कर रहा है ना, उससे मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं
अब धनंजय मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि आखिर उससे मेरा कौन कौन सा रिश्ता है, क्योंकि अगर एक रिश्ते से देखा जाए, जो मैं राजीव की तरफ से अगर देखूं तो वो मेरी होने वाली भाभी है, और अगर मैं उसके साथ अपना और उसका रिश्ता देखूं तो उस रिश्ते से वो मेरी बहन भी है। लेकिन अगर मैं एक और तीसरा रिश्ता देखूं तो उस रिश्ते से वो मेरी होने वाली साली लगेगी। करण ने अब यहाँ पर अंजलि का नाम ना लेते हुए बस उस लड़की के बारे में अपने रिश्ते को डिफाइन कर दिया था। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय भी कहता है, हाँ वो तो ठीक है, तुम्हारे तो बहुत सारे ही रिश्ते हैं, लेकिन ये राजीव उससे बात क्या कर रहा है, क्योंकि उसका चेहरा तो देखो। मुझे तो उसका चेहरा बार बार देखकर ही अजीब लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे हैं। चेहरा देखो इसका बेचारा, ये क्योंकि मुझे तो इसके चेहरे पर अब दया भी आ रही है। ये सुनते ही अब करण ने कहा, क्योंकि उनका चेहरा ऐसा इसलिए है क्योंकि मैडम पिछले 4 दिन से मेरे भाई से नाराज हैं, तो बस वो उसे ही मनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो उसे मना ले। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा धनंजय, तुम जानते हो आज तक मेरे भाई ने कभी किसी को नहीं मनाया है जितना उसने यहाँ पर इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मोहतरमा है कि ये मान ही नहीं रही है। मेरा भाई हमेशा से ही अपने एटीट्यूड में रहता है, लेकिन एक इस लड़की के सामने मेरा भाई झुकने के लिए भी तैयार है, और वो बस उसे मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये कहते हुए ही अब करण और धनंजय अब दोनों ही एकदम से ही हंसने लगते हैं कि तभी अब वहां पर सभी के ही कानों में एक आवाज आती है कि सारे पार्टिसिपेंट्स रेसिंग ट्रैक पर आ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी लोग इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो अनाउंसमेंट अभी हो चुकी थी। ये आवाज आते ही अब सबकी ही नजर वहां पर रेसिंग ट्रैक पर थी। यहाँ अभी धनंजय ने अब करण से कहा कि तुम ही बताओ किस कार के ड्राइवर को अब तुम्हें सपोर्ट करना है। ये सुनते ही अब राजीव ने सीधे ही उसकी बात सुनकर कहा नंबर 6, क्योंकि राजीव भले ही यहाँ पर अंजलि से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसने उनकी बात को सुनकर पहले ही जवाब दे दिया था कि नंबर 6 को हम सपोर्ट करेंगे। राजीव की आवाज सुनकर अब धनंजय ने कहा कि क्या तुम्हारी जीएफ मान गई है। ये सुनने के बाद अब राजीव गुलेरिया ने एकदम से ही फोन कट कर दिया था, क्योंकि राजीव नहीं चाहता था कि दूसरी तरफ से अंजलि कोई भी बात सुने। और लेकिन अब धनंजय अब अपनी बात को दूसरी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे क्या तुम बता सकते हो वो नाराज क्यों थी जो तुम्हें इतनी देर से उसे मनाना पड़ रहा है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, यार ये तो बस पूछो मत, और वैसे भी लड़कियों को नाराज होने के लिए वजह की जरूरत तो होती ही नहीं है भाई। तेरी भी कोई जीएफ है क्या? अगर तेरी भी कोई जीएफ होती तो शायद तुझे भी इस बात का पता होता, फिर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन तुमने बताया नहीं, क्या तुम्हारी भी जीएफ है क्या? अब राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय के सामने एकदम से ही आयशा मारवा का चेहरा आ गया था, और उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान भी नजर आ रही थी, क्योंकि हालांकि अभी तक धनंजय की कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी जीएफ का नाम आते ही बस पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अब आयशा मारवा का नाम आया। धनंजय पीरामल को ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर और उसके चेहरे पर ऐसे स्माइल देखकर अब करण और राजीव दोनों ही अब एक दूसरे को देखते हैं। अब करण धनंजय के हाथ को पकड़कर कहता है, सब ठीक तो है ना भाई? करण की इस आवाज को सुनकर अब धनंजय फिर से अपने सेंस में आता है, और अब उसने देख लिया था कि वो दोनों ही भाई उसे कैसे देख रहे थे, लेकिन अब वो अपनी उस बलस को छिपाते हुए कहता है, चलो चलो कार रेसिंग शुरू होने वाली है। और फिर वो सभी की नजर अब सारी ही गाड़ियों पर ही थी। अब ऑडियंस के बीच में शोर एकदम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अब रेस शुरू होने वाली थी। सभी अपने अपने फेवरेट रेसर को सपोर्ट कर रहे थे। सबसे ज्यादा सपोर्टर यहाँ पर कार नंबर 6 के ही थे, क्योंकि उस कार की ड्राइवर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पिता यशवंत मल्होत्रा थे। इसलिए ही गए यहाँ पर ये लोग भी कार नंबर 6 को ही सपोर्ट करने के लिए आए थे, जैसा कि राजीव ने उन्हें कहा था। कुछ ही देर में रेसिंग शुरू हो जाती है। सभी को लग रहा था कि कार नंबर 6 यानी कि यशवंत मल्होत्रा की गाड़ी ही जीत जाएगी,
क्योंकि सबको वह उसी के ही जीतने की वहां पर ज्यादा चांसेस लग रहे थे। वहां भी रेसिंग ट्रैक पर सभी ड्राइवर एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन कार नंबर 6 एक लंबी लीड ले रखी थी कि तभी अचानक से अब एक कार नंबर 2 की गाड़ी आई और उसने कार नंबर 6 को ओवरटेक कर दिया। अब ये इस कार नंबर 2 को ओवरटेक करता हुआ देखकर तो अब ऑडियंस के बीच में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था, क्योंकि कार नंबर 6 जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, सबको उम्मीद थी कि आज भी यहाँ पर कार नंबर 6 ही जीतने वाली हैं। लेकिन जैसे ही ये कार नंबर 2 ने उसे एक टक्कर दी, तब से ही वहां पर लोगों की धड़कनें एकदम से ही मानो रुक सी गई थी। यहाँ पर कोई कुरियस था कि आखिर ये कार नंबर 2 का ड्राइवर है कौन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग तो ये समझ में ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कार नंबर 2 आई कहां से और इसके अंदर ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर कार नंबर 6 को टक्कर दे रहा है। कुछ ही देर में दोनों ही गाड़ियां अब एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे रही थी। कभी कार नंबर 2 आगे निकल रही थी तो कभी कार नंबर 6 आगे निकल रही थी, लेकिन वही कार नंबर 2 की गाड़ी अपनी स्पीड को और भी तेज बढ़ाती हुई जा रही थी। हर टर्न पर ड्रिफ्ट करते हुए ही अपनी गाड़ी को वो उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर चला रहा था। कुछ ही देर में फिनिशिंग लाइन आने ही वाली थी। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के बीच एक बहुत ही गहरा कंपटीशन हो गया था। किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। सभी की सांसें एकदम से थम सी गई थी। कोई भी अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कार नंबर 2 जिस तरह से compete कर रही थी कार नंबर 6 के, तो इस समय दोनों में से कोई भी जीत सकती थी। तभी अब राजीव करण से कहता है, क्या लगता है करण, तेरा ससुर तेरी शादी स्वाति से होने देगा या नहीं? ये सुनते ही अब करण ने कहा, अबे चुप कर, अगर वो हार गए ना तो समझ लेना कि मैं तो गया, क्योंकि उनके लिए जीतना सच में बहुत ही जरूरी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सुनते ही अब एकदम से धनंजय कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर अगर ये कार नंबर 6 हार गई तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी और इससे तुम्हारी किस्मत का क्या रिलेशन है? क्या तुम साफ साफ बताओगे? धनंजय की ये बात सुनते ही तब राजीव ने कहा, ऊपर वाले ने स्वाति को और उसके पापा को करण की बैंड बजाने के लिए ही जो भेजा हुआ है, इसलिए मेरे छोटे भाई की यहाँ पर किस्मत खराब है। अपने भाई की अब ये बात सुनकर अब करण उसे घूर घूर कर देखने लगता है कि तभी अब सभी के ही कानों में अब एक आवाज आती है कि सच में करण, मैंने और मेरे पापा ने तुम्हारी बैंड बजाई है? जैसे ही अब सभी ने उस तरफ देखा तो सामने वहां पर कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा खड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से राजीव ने ये बातें जोर से कही थी वो बात वहां से पीछे से आ रही स्वाति मल्होत्रा को सुनाई दे गई थी। उसे ऐसे देखकर अब करण अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, तुम सच में हो, मतलब मेरा मतलब है कि तुम पेरिस से कब आई? ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा ने कहा, वो सब बात की बात है, पहले मुझे ये बताओ कि राजीव क्या कह रहा था कि मैंने और मेरे पापा ने तुम्हारी बैंड बजा रखी है। पहले मुझे उस चीज के बारे में बताओ। और राजीव तुम जाकर पहले अंजलि को मनाओ। मैंने यहाँ आने के बाद उससे फोन किया था वो यहाँ आ जाए, लेकिन उसे ये कहकर उसने मना कर दिया था कि तुम यहाँ हो इसलिए वो नहीं आएगी। इसलिए हमारे लिए बाद में बातें करना, पहले तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को तो मनाओ, उसके बाद ही तुम यहाँ पर जश्न मनाना। ये सुनते ही अब स्वाति की बात अब राजीव भी कहता है, मैं तो बस जा ही रहा हूँ बाय। ये कहते हुए ही अब राजीव वहाँ से चला जाता है। और अब सभी की नजर सामने थी कि तभी कुछ ही देर में कार नंबर 2 की गाड़ी अब जीत गई थी। कुछ ही देर तक तो सभी अब शौक में थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी अब क्लैप करने लगते हैं, क्योंकि खुद वहाँ का ऑर्गेनाइजर भी जो जिसने ये कार कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया हुआ था, वो खुद भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी ये नहीं पता था कि इस नई रेसर कार में कौन था और इस नए रेसर ने इतने टाइम से जीत रहे विनर को भी हरा दिया था।
क्योंकि इतने लंबे समय से तो बस यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पिता ही इस रेस को हमेशा से ही जीतते आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें हराया था। वहाँ कार नंबर 2 की ड्राइवर अभी जल्दी से ही गाड़ी से बाहर निकलकर अब अंदर की तरफ जाने लगती हैं चेंज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मल्होत्रा भी करण गुलेरिया के कॉलर को पकड़कर कहती है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें शायद अब तक ये अंदाजा नहीं है। स्वाति मल्होत्रा ने ये करण को बड़े ही गुस्से में कहा था। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने कहा कि देखिए मिस, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी धनंजय ने ये सब कहा ही था, लेकिन ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अपने मन में ही यही सोचने लगा कि उसका दोस्त उसे बचा लेगा, क्योंकि जिस तरह से धनंजय उन दोनों के बीच में बोला था तो करण को उम्मीद थी कि शायद वो उसे बचा लेगा, लेकिन उसे झटका तो तब लगा जब उसने ये सुना। धनंजय स्वाति से अब कहता है, देखो तुम प्लीज इसे अपने हाथों से मत मारना, वरना तुम्हें दर्द बहुत ही होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ बड़े ही नाजुक से कोमल है। तुम ना डंडा ट्राई करना इसके ऊपर। ये सुनते ही तो अब स्वाति ने कहा, हाँ गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए ही अब स्वाति करण को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी धनंजय को देखकर कहता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। अरे अगर तेरे जैसे दोस्त अगर जिंदगी में होंगे ना तो फिर दुश्मनों की कमी ही क्या है। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है, चलो तुम्हें उम्र भर का गम इनाम मैं देती हूँ, तुम्हें ज्यादा ही गाने सूझ रहे हैं ना अभी। धनंजय का मन में पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो उसे ड्राइवर को ही देखना चाहता था जो अभी भी इस रेस को जीता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो ड्राइवर है कौन। इसलिए वो भी रेवती से कहता है कि चलें अब। अपने भाई की ये बात सुनकर रेवती भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि इन सब के बीच में रेवती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ज्यादा इनमें से किसी को नहीं जानती थी, वो तो बस अपने भाई के साथ यहाँ पर आई हुई थी। इसलिए अब वो हाँ में अपना सिर हिलाती और वो दोनों ही अब अपनी गाड़ी के पास आकर उसमें बैठ जाते हैं। और फिर धनंजय अब अपनी गाड़ी को मारवा हाउस के लिए ले जाने लगता है। पता नहीं क्यों लेकिन धनंजय की सिक्स सेंस कह रही थी कि कहीं वो ड्राइवर खुद आयशा मारवा तो नहीं थी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद जब धनंजय मारवा हाउस में पहुंचता है तो अब तक बारिश शुरू हो गई थी। धनंजय ने अब रेवती से कहा कि रेवती जल्दी चलो वरना हम दोनों ही भीग जाएंगे। ये सुनते ही अब रेवती ने भी कहा, तुम बस उस लड़की को देखो, वो तो ऑलरेडी भीग रही है। ये सुनते ही जब धनंजय ने उस तरफ देखा तो गार्डन में एक लड़की सच में ही भीग रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि ये भीग रही लड़की आयशा ही थी। उसे ऐसे भीगता हुआ देखकर अब धनंजय खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये ऐसे ही बारिश में खड़ी रही तो ये बीमार हो जाएगी। इसलिए अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर बाहर आ जाता है और अब वो अपने आप ही उसके कदम अब पता नहीं क्यों लेकिन उसके कदम अब आयशा की तरफ बढ़ जाते हैं और वो आयशा को देखते हुए ही अब एकदम से उसके मुंह से एक शायरी निकल जाती है जो उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा था कि शिकायत है मुझे इस बरसात की बूंदों से, किसने हक दिया है इन्हें तुम्हें छूने का। जी चाहता है कि कुदरत से तुझे मांग लूं मैं, अगर तू मेरे मुकद्दर में ना रही सही तो तेरे लिए उस खुदा से भी लड़ जाऊं मैं। अपने ख्यालों को अपने दिमाग से हटाते हुए धनंजय आयशा के पास आ जाता है और फिर उसे देखने लगता है। जैसे ही आयशा की नजर अब वहां पर धनंजय पर गई तो उसने कहा, आई एम सो सॉरी, वो मुझे बारिश पसंद है इसलिए भीगने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। आयशा ने धनंजय को देखते ही अपने मन की बात कह दी थी, लेकिन आयशा की ये बात सुनकर अब धनंजय की नजर सिर्फ आयशा के शूज पर ही गई तो वो अब हैरानी से कभी उसके शूज को देखता तो कभी उसके चेहरे को। धनंजय को ऐसे देखकर अब आयशा कहती है, क्या हुआ, बड़े घर के लोगों को बारिश में भीगने से भी प्रॉब्लम है क्या? आयशा ने अब सीधे ही उसके चेहरे को देखकर ये अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पर ये लोग इतने बड़े घर में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें भीगने में भी दिक्कत हो। इसलिए उसने अपने मन की बात सीधे ही उससे पूछ ली थी।
आयशा के इस सवाल पर अब धनंजय ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, आपको जो मन करे आप कर सकती हो। मुझे लगा कहीं आप बीमार ना हो जाओ, इसलिए ही मैं बस आपको यहाँ से लेने के लिए आया था। लेकिन अगर आपको बारिश पसंद है तो आप खूब इंजॉय कीजिए। वैसे मैंने ज़्यादा दिल्ली घूमी नहीं है, अगर कल आपके पास टाइम हो तो क्या आप मुझे घुमाएंगी? अब यहाँ पर धनंजय ने सीधे सीधे ही आयशा से दिल्ली घूमने के लिए अपनी बात कह दी थी।